बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। चारों तरफ हरियाली, किसानों के चेहरे में खुशहाली। जी हाँ, बरसात का मौसम आ गया है और ऐसे में हमारे सारे किसान भाई अपने खेत खलिहान में काम करने के लिए जुट गए हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बुआई के पहले मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की करें जुताई। मछली पालन के लिए छोटे तालाब में केप फीसर में डालें मांगुर। कुल्थी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा कुल्थी। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई किसी भी फसल की बुआई के पहले एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 बार देसी हल से जरूरत के अनुसार जुताई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। मछली पालन के लिए छोटे तालाब में के फीसर में मागोन डाला जाता है। इसमें कम समय में अच्छा ग्रोथ होता है, लेकिन इसे भोजन पर्याप्त देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही छोटे तालाब में कतला मछली का भी चयन किया जा सकता है, क्योंकि कतला मछली ऊपरी सतह पर रहती है और बढ़वार तेजी से होती है, जिससे अधिक लाभ होता है। किसान भाई खेत में बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। बीजों को उपचारित करने से बीज में मौजूद मृदाजन बीमारियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही बीज को रात में भिगोकर छोड़ दें और पानी के सतह पर मौजूद स्वस्थ बीजों को ही बुआई करें। इससे उपज अच्छी होती है। किसान भाई अच्छी उपज के लिए बीज को उपचारित करना आवश्यक है। बीज को उपचारित करने के लिए फफूंदनाशी का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक विधि में कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से और जैविक विधि से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, बीज उपचार बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारे बीजों को बहुत सारी जो मृदाजन बीमारियां होती हैं उनके प्रकोप से बचाता है। तो अगर आप बीज उपचार करते हैं तो फफूंदनाशी का आपको इसका प्रयोग करना होता है। इसके लिए अगर आप रासायनिक विधि में जाना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, और अगर आप जैविक विधि से जाते हैं तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से कर सकते हैं। किसान भाइयों, बुआई से पहले हमें बीजों को पानी में भिगो के रखना चाहिए कुछ घंटों के लिए, और दूसरी चीज़ ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि जो बीज पानी में ऊपर तैर रहे हैं उनको हटा देना चाहिए, और इससे जो बीज सतह में चले जाते हैं वो स्वस्थ बीज होते हैं, उनका जर्मिनेशन अच्छा होता है, और उन्हीं का हमको बीज उपचार करके फिर बुआई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कुल्थी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में बिरसा कुल्थी 1 लगाएं। कुल्थी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार देसी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। कुल्थी की खेती ऊपर वाली जमीन में होती है, जिससे पानी का जमाव नहीं होता है। किसान भाई खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है बैंगन फसल में फल छेदक कीट के रोकथाम के बारे में। बैंगन फसल में यदि 5% से अधिक फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। कार्बोरेल WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार में खेती किसानी में क्या कुछ चल रहा है नया, साथ ही मंडी के भाव के बारे में जाना और अगले 24 घंटे के अंदर मौसम का मिजाज क्या रहेगा इसके बारे में भी जानकारी आपने ले ली है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, बरसात का मौसम आ गया है और जिस तरह से हमारे किसान भाई खेती किसानी करते हैं उसी तरह से हमारे किसान भाई पशुपालन भी करते हैं। और जब पशुपालन करते हैं तो बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल करने की आवश्यकता उन्हें बढ़ जाती है, क्योंकि पशुओं में अधिकतर देखा जाता है कि उन्हें परजीवी रोग का खतरा हो जाता है और ऐसे में पशु कभी कभी मर भी सकते हैं। तो हमारे किसान भाई पशुओं में परजीवी रोग से उसका बचाव कैसे करें, साथ ही उसका देखभाल किस प्रकार करें, जानने के लिए आइए हम सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे
बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले मुख्य परजीवी रोग एवं उसके उपचार के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार। मुख्य तरह से तौर पर जो परजीवी रोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा आक्रमण करते हैं, तो इसका बचाव हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? जी हाँ, परजीवी रोग बरसात का मौसम जैसे ही आता है परजीवी का प्रकोप अधिक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उस समय उसका वातावरण जो है परजीवियों के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। उसमें परजीवी काफ़ी तेज़ी से पनप सकते हैं और ये जब परजीवी पनपते हैं तो हमारे पशु को संक्रमित करते हैं। तो इससे काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पहले मैं बताना चाहूँगा परजीवी दो तरह के होते हैं, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। अंतः परजीवी जो पेट के अंदर होता है, बाह्य परजीवी जो चमड़े पे होता है। और दोनों पशुओं को काफ़ी नुकसान करता है क्योंकि ये पशुओं का खून चूसते हैं और पशुओं को खून चूस के उससे पोषक तत्व लेते हैं और जिससे पशु में देखा जाता है कि इसमें परजीवी रोग अधिक हो गया, जिसमें कृमिनाशक दवा हमने नहीं दिया है, तो पशुओं में खून की कमी हो जाती है, अनीमिया जिसको कहते हैं, खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है उत्पादन क्षमता में कमी हो जाती है, पशु बहुत दुबले पतले बीमार हो जाते हैं। और देखा जाता है कि जब उसमें पशु में पोषक तत्व या खून की कमी होती है तो बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है, मृत्यु दर भी हो सकती है। तो ये परजीवी रोग बाहर से तो दिखने में बहुत ही सिंपल लगता है, छोटा लगता है, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक होता है पशुओं के लिए और काफ़ी नुकसानदेह होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि बरसात का मौसम में परजीवियों का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है, तो इसका शुरुआती लक्षण या शुरुआती दौर में कैसे हमारे पशुपालक भाई रोकथाम करेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी। तो इसका सबसे पहले पहचान है कि परजीवी का प्रकोप हो चुका है, पर पशु ग्रसित है, खास करके अंतः परजीवी से, जो कि बाहर से नहीं दिखता है। तो आप देखेंगे पशु का जो चमड़ा है वो शाइनिंग नहीं दिखेगा, पशु स्वस्थ नहीं दिखेंगे, पशु बीमार जैसे दिखेंगे, पेट में उसका दर्द जैसा होगा और पशु जो है ठीक से खाना नहीं खाएगा। तो ये सब दुबला होता जाएगा, उत्पादन क्षमता में कमी हो, तो ये सब लक्षण है कि पशु में कृमि का प्रकोप हो चुका है। खास करके बढ़ते हुए जो बच्चे हैं, छौने हैं, उसमें देखा जाता है कि ग्रोथ दर काफ़ी कम हो जाता है परजीवी के कारण। दूसरी चीज़ है बाह्य परजीवी है तो वो शरीर को रगड़ेगा, खुजली होगा। बहुत सारे बाह्य परजीवी दिखते नहीं हैं बाहर से, तो उसमें बाल झड़ना, दाना दाना होना शरीर पे, पशु का बेचैनी होना, ये सब लक्षण होता है। अंतः परजीवी से कभी कभी दस्त भी हो जाता है पशु को और पशु काफ़ी जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो इसके बचाव के लिए सबसे पहला चीज़ है कि कृमिनाशक दवा आप समय पे दें। कृमिनाशक दवा जो अंतः परजीवी के लिए जो कृमि है उसका कृमिनाशक दवा अभी बरसात से पहले देना चाहिए। और इसमें पहला जो कृमिनाशक हम लोग दवा देते हैं, ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे ही शुरुआत करें। लगभग 1.5 से 2 महीने के जो बच्चे होते हैं, चाहे 2 से 3 महीने के जो बच्चे होते हैं, गाय, भैंस, बकरियां, ये सब में, तो उसमें पहला कृमिनाशक दवा आप अवश्य दें, लगभग 2 महीने की जो उम्र होती है। उसके बाद अगर हम जो पशु को चराने के लिए बाहर निकालते हैं, पशु चरते हैं, तो उसमें देखा जाता है कृमि का प्रकोप होने का अधिक होता है चांस। तो वैसे पशु को हर 4 महीने में उसमें एक बार कृमिनाशक दवा अवश्य दे दें ताकि जो भी कृमि उसके पेट में है वो सब खत्म हो जाए। उसी तरह से जो भी पशु हैं आप चराने के लिए नहीं भी छोड़ रहे हैं, जो गाय भैंस जो बड़े नस्ल के पशु हैं उसको कम से कम आप जो है साल में 2 बार 6-6 महीने पे कृमिनाशक दवा दें। और अगर आपको उस तरह का लक्षण दिख रहा है, जैसे दस्त हो रहा है, दस्त में स्मेल आ रहा है, पशु जो है कमज़ोर हो रहा है, तो उसका भी उपाय है कि आप उसके गोबर को जांच करा लें और गोबर को जांच कराने के बाद डॉक्टर की सलाह लेकर के उसको जल्द से जल्द दवा दें ताकि उत्पादन क्षमता में जो कमी हो रही है उससे बच सके, किसानों को जो नुकसान हो रहा है उससे वो बच सकते हैं। उसी तरह बाह्य परजीवी है, बाह्य परजीवी में अगर शरीर पे दाना हो रहा है, लाल हो रहा है, बाल झड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि बाह्य परजीवी का प्रकोप है। तो वैसे में देखने में लगता है कि ये बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन इससे पशु जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, खाना पीना भी कम कर देते हैं, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसमें वैसे पशु को आप जो है बाह्य कृमिनाशक दवा दे सकते हैं, जिसमें डॉक्टर की सलाह लेकर के आप जो है वो इंजेक्शन भी आता है, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर लगाने के लिए भी आता है कि उसका घोल बना करके आप जो है उसको शरीर पे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ घरेलू दवा भी है बाह्य परजीवी नाश के लिए। इसमें करंज का तेल आप ले लें 100 ml, इसमें 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक मिला लें, उसको अच्छी तरह से तीनों को मिक्स कर लें और पूरे शरीर को बाल के जड़ में इसका अगर सेवन करते हैं तो किसी भी तरह का बाह्य परजीवी होता है तो वो उसका नाश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बाह्य परजीवी नाशक आप दवा दे करके इस तरह से आप पशु को बचा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि बरसात के मौसम में प्रोटोजोआ का भी प्रकोप अधिक होता है। प्रोटोजोआ भी एक तरह का
आप कह सकते हैं परजीवी है, जो पशुओं में खास करके जो छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये दस्त करता है। तो इसकी पहचान आप कर सकते हैं कि आप कृमिनाशक दवा दे रहे हैं, फिर भी आप जो है कि उतना असर नहीं हो रहा है, उसके जो समस्या है वो उसका समाधान नहीं हो रहा, तो आप उसका फीकल सैंपल, उसका जो ये है मल है, उसको अगर आप जांच कराएंगे तो उसमें अगर प्रोटोजोआ का प्रकोप होता है तो फिर डॉक्टर की सलाह लेकर आप प्रोटोजोआ नाशक दवा देते हैं तो उसका नाश होता है। तो इस तरह से अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों का हम लोग समाप्त कर सकते हैं। और इससे बचाव की जो बात करते हैं तो इसमें जो फैलता है, सबसे पहले जो गंदगी और जो बरसात के मौसम में जो पूरा वातावरण जो भींगा रहता है, गीला रहता है, उसको आप बिल्कुल सूखा और साफ़ रखने की कोशिश करें और उसमें जो कीटाणुनाशक जो है उसका छिड़काव, जैसे फिनाइल से आप साफ़ करें हर 1 दिन 2 दिन पे, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते रहें। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे चूना, जो दीवार है उस पर चूना करते रहें, बरसात से पहले एक बार चूना कर दें, फिर बीच में एक बार कर दें, तो इस तरह का जो प्रकोप होता है वो नहीं होता है। दूसरी चीज़, इसका एक मुख्य स्रोत जो है पानी भी है। अगर आप पानी दूषित है, आप स्वच्छ पानी पीने नहीं दे रहे हैं तो आप देखेंगे आपके पशु जल्दी प्रभावित होते हैं। तो स्वच्छ खाना, स्वच्छ पानी आप अवश्य पीने दें। खास करके बरसात के मौसम में पौष्टिक आहार भी देना पशुओं को बहुत ज़रूरी है। जो है दाना मिश्रण आप दे रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए, जो हरा चारा दे रहे हैं वो भी पौष्टिक होना चाहिए। तो ये जितना ज़रूरत है उस हिसाब से उसको खाने के लिए देते हैं तो पशुओं में जो समस्याएं होती है वो समस्याएं को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो देखते हैं कि हाँ, जैसे बरसात के मौसम में हमारे छोटे छौने या बछड़े जो होते हैं, इनमें परजीवी का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो इनकी रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करेंगे, कैसे सावधानियाँ बरतेंगे कि इनको कम से कम नुकसान हो? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे जो परजीवी होते हैं वो जन्म के साथ ही उसके शरीर में आते हैं और धीरे धीरे जो है उसके में बढ़ता है। और परजीवी चूँकि छोटे जो छौने होते हैं वो जल्दी प्रभावित होते हैं क्योंकि वो साइज़ में छोटे होते हैं और परजीवी बहुत तेज़ी से, क्योंकि परजीवी जब अंडे देती हैं तो एक बार में लाखों में अंडे देते हैं, 2 लाख से 10 लाख तक अंडे एक बार में देती है। तो ये अंडे फिर बड़े होते हैं और अब देखेंगे कुछ ही दिनों में इतनी ज़्यादा संख्या में उसका परजीवी उसके पेट में आ गया। कभी कभी परजीवी के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। आप देखेंगे मरने के बाद उसके नाक से, मुंह से जो कृमि है वो बाहर आने लगते हैं। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया है इस परजीवी का। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग जब जो छोटे छौने होते हैं उसका उम्र लगभग 1.5 से 2 महीना जब होता है तो एक बार कृमि नाशक दवा उसमें अवश्य दे दें, जिसमें पिपराजीन या फेनविंडाजोल, एल्बेंडाजोल जो दवा है वो एक बार आप अवश्य दे दें। और उसके बाद जो है कि जब हम जिस पशु में प्रकोप ज़्यादा होता है, आप फीकल टेस्ट कराएं, उसमें आप देखें कि परजीवी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो 7वां दिन फिर से वो दवा को रिपीट करना है। जिससे क्या होता है कि जो भी अंडे होते हैं, अंडे पे देखा जाता है कृमिनाशक दवा काम नहीं करता है, तो अंडे 7 दिन में फिर बड़े हो जाते हैं, तो फिर हम देंगे तो पूरी तरह से कृमि जो है उसके पेट का वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से छोटे छौने में ये जो कृमि का जो प्रकोप होता है और कृमि से जो मृत्यु होती है पशु की वो ज़्यादा होती है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे होते हैं जो अलग हो गए हैं, एक चीज़ और ध्यान देना है कि उसको बड़े पशुओं को से अलग रखना है। बहुत जगह देखा जाता है कि छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब एक साथ ही रखते हैं। जो एक उम्र के बच्चे हैं उनको एक तरफ रखें, एक उम्र, ताकि दूसरे जो बड़े पशु हैं उससे जो कृमि है उससे छोटे बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हो या जो भी रोग है उसमें नहीं जाए। इसलिए अलग अलग रखने से जो समस्या है काफ़ी हद तक उसका समाधान कर सकते हैं। देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि बरसात के मौसम में होने वाले परजीवियों से आप कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं जिससे उनको कम से कम उनका प्रकोप हो। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में अटेंशन के इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चूँकि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इस समय जो कि खरीफ का मौसम चल रहा है, मुख्यतः दलहनी फसलें कौन कौन लगती है ये तो किसान भाई जानते हैं, लेकिन इसमें 2-3 बातों जो महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं जिसमें अरहर सबसे प्रमुख है। इसके अलावा इस समय आप उड़द भी लगा सकते हैं और मूंग भी लगा सकते हैं, जो तीनों ही महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं। तो हम इन्हीं की आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो समय है ये खरीफ का मौसम है और ये इन्हीं फसलों को लगाने का समय है दलहनी फसलों के रूप में। तो जैसे कि आपने कहा कि खेत की तैयारी कैसे करें, खेत का चुनाव कैसे करें, क्योंकि जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो सबसे पहले बात आती है खेत का चुनाव। क्योंकि अलग अलग
फसलों के लिए अलग अलग खेत निर्धारित है, इसीलिए हमें दलहनी फसलों के लिए किस तरह का खेत चाहिए ये पहले तय कर लेना होगा। इसमें हम चूँकि ये तीनों दलहनी फसल जो है खरीफ मौसम में लगती है, ये सभी टाण ज़मीन में लगती है। टाण ज़मीन का मतलब हुआ कि ऊपरी ज़मीन में हम लोग ये तीनों दलहनी फसलों को लगाते हैं, और जिसकी जल निकासी की क्षमता अच्छी हो, क्योंकि इसमें जल जमाव नहीं होना चाहिए ये फसलों में। और खेत की तैयारी में हम करते हैं 2-3 बार देसी हल से जुताई अच्छी तरह से कर देते हैं। उसके बाद एक बार समतल करने के लिए पाटा चला देते हैं, ताकि उसमें जो बड़े बड़े ढेले बने जाते हैं वो चूर हो जाए और खेत अच्छी तरह से समतल हो जाए। ये जब हम खेत के चुनाव कर लेते हैं तो बात आती है कि इनके बीज की बुआई की। तो बीज की बुआई के लिए हमको सबसे पहले बीज की व्यवस्था करनी होगी। बीज तो हमें बाज़ारों में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हमें उन बीजों का चुनाव करना चाहिए जो कि उन्नतशील हों और जो किसानों के लिए हमारे विश्वविद्यालय से अनुशंसित किए गए हैं। जो अनुशंसित किस्में होती हैं वो यहाँ की जलवायु के अनुरूप होता है और इससे अधिक उपज किसान भाई ले सकते हैं। तो हम बीज की किस्मों के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं अरहर की बीज की चर्चा करूँगा। चूँकि आपको पता होगा अरहर का बीज 3 तरह से होती हैं। एक तो अल्पकालिक अवधि में पकने वाली बीज होती है, दूसरा मध्यकालीन अवधि में पकने वाली बीज होती है, और तीसरा दीर्घकालीन अवधि में पकने वाली बीज होती है। तो अल्पकालीन अवधि में पकने वाली बीज में मुख्यतः उपास 120 आता है, इसके अलावा पूसा 992 आता है। तो इन किस्मों को लगा के किसान भाई अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। ये लगभग 130 से लेके 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह अब हम अगर मध्यकालीन अवधि की बात करें अरहर में, क्योंकि अर्धकालीन जो अवधि वाली किस्में हैं ये सबसे अधिक प्रचलित है यहाँ के किसानों के लिए। यह लगभग 180 से 200 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जिसमें कि सबसे प्रमुख फसल किस्म है बिरसा अरहर 1 और इसके अलावा आशा। तो ये दोनों किस्में हैं जो कि 15 से लेके 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज प्राप्त हो जाता है अगर इन किस्मों को लगाते हैं। उसी तरह दीर्घकालीन किस्मों में बहार, जो कि बहुत ही पुरानी किस्में हैं लेकिन ये बहुत ही अधिक उपजशील है, ये 220 दिनों से अधिक अवधि की होती है और इसमें 20 से लेके 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करें उड़द की, तो इसमें मुख्यतः हम किस्मों का चुनाव करेंगे जो यहाँ के किसानों के लिए अनुशंसित है। बिरसा उड़द 2 ये हाल में विकसित हुई है हमारे विश्वविद्यालय से और इसकी उपज क्षमता 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये लगभग 82 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसी तरह एक और किस्में हैं WBU 109, ये 11 से लेकर 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज क्षमता है और ये 85 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। उसी तरह अगर हम बात करें उड़द मूंग की, तो मूंग में 2 किस्में मुख्यतः प्रचलित है यहाँ की जलवायु के अनुसार। इसमें IPM 2-3 और विराट, ये दोनों किस्में यहाँ के किसानों के लिए अनुशंसित की गई है। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम अरहर लगाते हैं इस समय में, तो इसमें हमें बिरसा अरहर 2 और बिरसा अरहर 1 ये दोनों किस्में हमको लगाना चाहिए। ये अलग अलग अवधि में पकने वाली किस्में हैं। और उसी तरह अगर मूंग की बात करें तो इसमें हम विराट किस्म लगा सकते हैं और उड़द में हम बिरसा उड़द 2 लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग विशेषज्ञ के रूप में किसान भाइयों को अक्सर सलाह देते हैं कि आप कोई भी फसल है उसको पंक्तियों में लगाएं। पंक्तियों में लगाने से उसकी उपज क्षमता में वृद्धि होती है और देखा गया है कि उसमें खरपतवार का नियंत्रण भी आसानी से हम कर सकते हों। खेतों में क्यारों में घुस के उनका एक जगह से खरपतवार हम निकाल सकते हैं। उसी तरह हमें निकाई गुड़ाई में भी सुविधा रहती है अगर पंक्तियों में लगाते हैं। तो पंक्तियों में लगाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि पंक्तियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अरहर में हम लोग ज़्यादा दूरी रखते हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत ये मूंग और उड़द से
ऊंची फसल होती है, ऊंचाई लिए हुई होती है। तो और इसलिए हम इसको 60 से लेके 75 या अगर दीर्घ अवधि की किस्में हैं तो 90 सेंटीमीटर के में पंक्तियां रखते हैं। उसी तरह उड़द और मूंग में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं पंक्तियों के बीच में। तो हमें इन्हीं पंक्तियों में फसल की लगाना चाहिए। समय खरीफ के मौसम में अक्सर देखा जाता है, खासकर टाण की ज़मीन में, कि खरपतवार काफ़ी अनियंत्रित तरीके से वृद्धि हो जाती है और फसल को बढ़ने से रोकती है, बल्कि आप कह सकते हैं उनको अच्छी तरह विकसित होने नहीं देती है, और इससे अंततः हमें उत्पादन में इसका हानि होता है, उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसकी हमें समुचित व्यवस्था करना चाहिए खरपतवार नियंत्रण के लिए इस समय, क्योंकि हमने फसलों को पंक्तियों में लगाए हैं। तो इसलिए हमें जो पंक्तियों के बीच की स्थान है, जगह है, उसमें 2-3 बार निकाई गुड़ाई ज़रूर कर दें, एक लगभग 25 से 30 दिनों में और दूसरा 45 से 50 दिनों में। अगर 2 बार निकाई गुड़ाई हम हाथ से कर देते हैं तो इससे हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत बार देखा गया है किसान के पास बहुत उसमें लेबर नहीं मिलता है अपने खेतों में काम करने के लिए। तो उसके लिए एक और विधि है रासायनिक विधि। इसमें हम रासायनिक को छिड़काव करके खेत में उनकी खेतों में जो खरपतवार उग गए हैं उनको नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक में मुख्यतः पेंडिमिथिलिन आता है, जो बुआई के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अंकुरन होने से पहले अच्छी तरह से छिड़काव कर देते हैं। 5 मिलीलीटर प्रति लीटर घोल बना के उसको खेतों में छिड़काव कर देते हैं। सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस समय, क्योंकि ये बरसात का मौसम है और ख़रीफ मौसम में फसल उग रही है, तो बीच बीच में बारिश हो जाती है। फिर भी अगर खासकर हम अरहर में देखते हैं फूल आते समय बहुत बार हमें बारिश नहीं हो पाता है, तो उस समय हमें फूल या फली बनते समय 1-2 सिंचाई ज़रूर कर देनी चाहिए, ताकि फली में अच्छी दाना आए। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।